नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। 3,79,00,000 से ज्यादा मामले बीते 24 घंटे में सामने आ गए हैं। लोगों की कुल संख्या जो है संक्रमितों की 1,83,68,096, 3,000 से ज्यादा हो चुकी है। तो ये हालात हो गए हैं। 3 लाख से ज्यादा मामले रोजाना ही सामने आ रहे हैं। बीते एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि 3 लाख से ज्यादा ही आंकड़ा दिखाई दे रहा है। 1,83,68,096 ये है संक्रमित मरीजों का आंकड़ा देश भर में। और इसी आंकड़े के साथ भारत पहले पायदान पर बैठा हुआ है संक्रमित मरीजों की संख्या में। तो देश भर में स्थिति बेकाबू होती जा रही है। हालांकि सरकारें कोशिशें कर रही हैं, लेकिन सरकारों की वो कोशिशें विफल होती जा रही हैं। असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। और किसी भी राज्य का आंकड़ा आप देख लीजिए, हालात हर जगह एक ही जैसे दिखाई देंगे। उनतीस हजार से ज्यादा मामले यूपी में सामने आए। लेकिन राहत की बात यह है कि ये आंकड़ा पिछले दिनों से कम है, यानी कि गिरावट दर्ज की गई है। और कुल एक्टिव केस इस वक्त यूपी में है 3,41,00,000। तो ये यूपी का आंकड़ा आपके सामने है। राहत की बात यह है कि पिछले दिनों के मुकाबले यूपी में आज बीते 24 घंटे में कम संक्रमित मामले सामने आए। और इससे एक उम्मीद की किरण जागी है कि अब आने वाले दिनों में थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। तो हर एक राज्य का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं, कहां कितने केसेस आखिर सामने आए हैं। अब देवभूमि का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। 6,000 से ज्यादा मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। और यहां अब चिंता बढ़ रही है, क्योंकि बाकी राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड बेहतर स्थिति में था। लेकिन अब जो है आंकड़े यहां बदलने लगे हैं। 24 घंटे में 6,054 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 108 लोगों ने दम तोड़ दिया है। 3,485 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देहरादून में 2,329, हरिद्वार में 1,178 नए केस मिले। नैनीताल में 665, उधम सिंह नगर में 849, चमोली में 175, अल्मोड़ा में 140, टिहरी में 109, बागेश्वर में 128 नए केस आए हैं। तो हर एक राज्य का कोरोना अपडेट आपके सामने है। महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जो सबसे ज्यादा संक्रमित है। 63,309 नए मामले यहां से सामने आए। 985 लोगों की जान चली गई है। कुल मामले हुए 44,73,394। तो ये महाराष्ट्र का आंकड़ा आपके सामने है। महाराष्ट्र हर बीतते दिन के साथ एक नया रिकॉर्ड कायम करता है। पहली लहर से लेकर दूसरी लहर तक सबसे ज्यादा हालात खराब महाराष्ट्र में ही है। 63,309 नए मामले सामने यहां से आए हैं। और 44,73,394 मामले देश भर में अकेले महाराष्ट्र के हैं। 985 लोगों ने बीते 24 घंटे में दम तोड़ दिया है। $25,986 ये दिल्ली का आंकड़ा है। दिल्ली में कोरोना का कोहराम जारी है। 25,986 नए मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। कुल एक्टिव केस 99,752 हो गए हैं। दिल्ली की संक्रमण दर 71.76% है। ये राजधानी का हाल है। और किस तरीके से हालात हर जगह बिगड़ रहे हैं, आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं। सरकारों के दावों में और आंकड़ों में कितनी बड़ी खाई है वो आप समझ सकते हैं। तो हालात बिगड़ने लगे हैं और किस तरीके से अब जो है आंकड़े बदल रहे हैं वो आप देखिए। हालांकि यूपी के लिए एक अच्छी खबर, यूपी में पिछले दिनों के मुकाबले आज आंकड़ा कम दिखाई दिया।
इस तरीके से दिल्ली में आंकड़ा तो नीचे जा रहा है, लेकिन मौत का आंकड़ा यहाँ निरंतर बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के लिए स्थिति अब बिगड़ने लगी है, क्योंकि वो उत्तराखंड जो कि बाकी राज्यों के मुकाबले बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा था, जहां पर संसाधन भी पूरे दिखाई दे रहे थे, वहां पर अब स्थिति बिगड़ने लगी है। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नीलेश का रुख करते हैं। लखनऊ में मौजूद है। लखनऊ के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं और वहीं से रहकर सरकार भी चलाई जा रही है, प्रशासन भी चलता है, लेकिन हालात सबसे ज्यादा वहीं खराब है, इसलिए नीलेश का रुख करते हैं। नीलेश, हम एक चीज समझना चाहेंगे आपके जरिए कि जब दूसरी लहर शुरू हुई है, रोजाना आप अपडेट दे रहे हैं, रोजाना आप ग्राउंड पर जा रहे हैं, सबसे पहले सरकार के आदेशों से हटकर हम जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे आखिर कितनी स्थिति बदलती दिखाई दे रही है, क्योंकि आज आंकड़ा तो बदला है, आज आंकड़े में गिरावट आई है, लेकिन क्या स्थिति वाकई बदल रही है हकीकत से और सरकार के दावों में कितनी बड़ी खाई है? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 24 घंटे में जो उत्तर प्रदेश से आंकड़े आए हैं वो काफ़ी राहत भरे आंकड़े हैं। राजधानी की बात करें तो राजधानी में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ घटा है। उसके अलावा जो नगर निगम का आंकड़ा आता है, जो भैंसाकुंड या फिर दूसरे जो शमशान घाट है वहाँ से जो आंकड़ा जारी होता है, उसमें भी काफ़ी गिरावट देखी गई है। अमूमन अगर हम 24 घंटे पहले की बात करें तो 300 से 325 लाशें हर दिन इन राजधानी के तमाम घाटों पर जलाई जाती थी, लेकिन बीते 24 घंटे में 200 से कम लोगों की लाशें इन शमशान घाटों में जलाई गई हैं, जिससे ये साफ होता है कि राजधानी में संक्रमण का ग्राफ कम हुआ है, लोग संक्रमित कम हुए हैं, लोगों की मौत कम हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर सुविधाएं दी जा सके, जिसको लेकर राजधानी की अगर हम बात करें तो आज से राजधानी के छावनी परिसर में एक कोविड अस्पताल को शुरू कर दिया गया है, जिसमें 150 बेड हैं और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है, वेंटिलेटर की सुविधा है। उसके अलावा डीआरडीओ की तरफ से अवध शिल्पग्राम में एक अस्थायी अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें 500 बेड हैं, जिसमें से 150 बेड वेंटिलेटर रहेंगे और 350 जो बेड होंगे वो ऑक्सीजन से पूरी तरीके से लैस होंगे। तैयारियां अंतिम चरण में हैं, अगले 48 घंटे के अंदर उस अस्पताल को भी शुरू कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राजधानी वासियों के लिए आने वाले 48 घंटे काफ़ी अहम रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर सरकार तमाम बड़े ठोस कदम उठा रही है, चाहे वो बोकारो से कंटेनर के माध्यम से राजधानी में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही हो या फिर राजधानी में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया जा रहा हो। तमाम तरीके की व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही हैं। उसके अलावा इस संक्रमण काल में भी मुख्यमंत्री ने प्राइवेट कर्मचारियों का ध्यान रखते हुए एक आदेश किया है कि अगर कोई प्राइवेट कर्मचारी संक्रमित होता है और वो इलाज कराने के लिए अस्पताल भर्ती होता है या घर में रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसका वेतन नहीं काटा जाएगा, 28 दिनों का पूरा उसको वेतन दिया जाएगा। उसके अलावा अवकाश भी कर्मचारी को दिया जाएगा। नीलेश, एक चीज और आप बताइए, अध्यादेश और आदेश जी एक चीज आप बताइए, बिल्कुल सही स्थिति आप बता रहे हैं, वो हमें तस्वीरों में दिखाई देती है। हम सोशल मीडिया साइट आज ओपन कर ले तो हमारे पास में ना जाने कितनी वीडियोस होती हैं जो स्थिति को बयां कर देती हैं। लाख आंकड़ों की बाजीगरी कर ली जाए, लाख दावे कर लिए जाए, लेकिन हकीकत छुपाए नहीं छुपती है, दिखाई देती है। लखनऊ में वाकई हालात बदल रहे हैं अब, क्योंकि यहाँ के जो डीएम थे वो भी संक्रमित हो गए थे, लेकिन अब वो भी ठीक होकर आ गए हैं। मुख्यमंत्री भी जिस तरीके से संक्रमित हुए, इसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार वो भी एक्शन में है। अब जनता भी वो दुख झेल चुकी है, वो जानती है घरों में कैद होना, वो लगातार कैद भी है, बहुत मुश्किल से अब अगर जरूरत पड़ती है तो ही घरों से बाहर निकल रही है। हालात बदल रहे हैं लखनऊ में। जो लखनऊ कभी खुशनुमा दिखाई दिया करता था, तहजीब का लखनऊ जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, क्या वहां चीजें बदल रही हैं? अब फिर से पटरी पर लौटने लगी है चीजें, या अभी और समय लगेगा, या स्थिति नहीं बदली है, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है, तस्वीरों में बस बदला गया सब कुछ? देखिए, बिल्कुल अगर राजधानी की बात करें तो ये रमजान का पवित्र माह चल रहा है और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। नवाबों की शानो शौकत से हर कोई वाकिफ है। इस महीने में राजधानी की सड़कों में भारी रौनक दिखाई देती थी, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोग अपने घरों में हैं, लोग अपने घरों से इबादत कर रहे हैं और इबादत में यही कहा जा रहा है कि इस बार जो ये कोरोना की महामारी है उससे हमको निजात दिलाएं, ताकि फिर से हमारा लखनऊ जो हंसता खेलता हुआ लखनऊ था वो एक बार फिर से आबाद हो सके। तो इस तरीके की तमाम तरीके की इबादत रोज लोग कर रहे हैं। उसके अलावा सरकार की तरफ से लगातार राजधानी में बेहतर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए आदेश दिए जा रहे हैं। डीएम लखनऊ की बात करें तो डीएम लखनऊ कोरोना संक्रमित हुए थे, उसके बाद वो ठीक होकर फिर लौटे हैं। उसके अलावा डॉक्टर रोशन जैकब को जो प्रभारी डीएम बनाया गया था, अब उनको कोविड कंट्रोल की जिम्मेदारी दे दी गई है कि अब कोविड कंट्रोल से संबंधित कोई अगर जानकारी चाहिए या कोई समस्या है तो उसके निदान के लिए डॉक्टर रोशन जैकब से संपर्क किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें अस्पतालों की, तो अस्पतालों में लगातार बेड की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन काम कर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी
और वो खुद इस समय कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, उसके बावजूद अगर वो मुस्तैदी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आदेश जारी कर रहे आपने हैं, कहा खुद है, वीडियो और कॉन्फ्रेंसिंग हम कर सब रहे हैं। चाहते हैं लखनऊ सभी के लिए बड़ा ही एक ऐसा शहर है जो जाने का हर कोई ख्वाब भी रखता है कि लखनऊ एक बार जरूर जाएंगे। हमेशा मुस्कुराता हुआ वो लखनऊ दिखाई दिया है। हजरतगंज की बात कर लीजिए या लखनऊ के चाक चौराहों की बात कर लीजिए, तहजीब हर जगह वहां दिखाई देती है। लेकिन आज नजर सी थोड़ी लखनऊ को लगी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हालात ठीक होंगे और दिखाई भी दे रहे हैं कि अब हालात ठीक होने लगे हैं। मुंबई से आनंद गायकवाड़ भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। आनंद, महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी है, पहली लहर में भी वो वहीं खड़ा था, दूसरी लहर में भी वो वहीं खड़ा है, मौत का आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऊपर से जो अस्पतालों में लापरवाही हम देख रहे हैं, जिसके बाद 3 बार एक ही जैसी घटनाएं, आग लग जाना, सरकार पर सवाल खड़े करती है कि आप दावे तो खूब करते हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पाता है। आप कहां फेल हो जाते हैं? या जनता आपका साथ नहीं दे रही है, जनता का साथ आप नहीं चाहते हैं, या सिर्फ आप टीवी स्क्रीन पर दिखना चाहते हैं? बिल्कुल सही। सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ही देश में कहा था कि दूसरी लहर के कगार पे हम है, दूसरी लहर कभी भी आ सकती है। महाराष्ट्र के टास्क फोर्स ने पहले ही अलर्ट किया था कि अगर इसी तरह से हालात रहे तो 1000 पर प्रतिदिन मौतों का आंकड़ा हो सकता है। कल 24 घंटों में हमने देखा कि 985 मौतों का आंकड़ा आया है। तो कुल मिला के महाराष्ट्र सरकार को सब पता है कि क्या हो सकता है, इसका तो कोरोना से कैसे ये किया जा सकता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, ये सच्चाई है। और आपको बता दूं कि मराठवाड़ा जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का, जिसमें 8 जिले आते हैं, वहाँ पे वैक्सीनेशन खत्म हो चुका है। सरकार ने कैबिनेट में डिसीजन तो ले लिया है कि वैक्सीनेशन हम देंगे, लेकिन मुफ्त में देंगे, लेकिन 1 तारीख से देने में मतलब कैपेबल नहीं है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो कुल मिला के देखा जाए कि गवर्नमेंट को सब पता है कि कैसे टैकल करना है, लेकिन उसके बावजूद वो टैकल नहीं कर पा रही है और आए दिन और कोरोना टैकल के लिए सवाल इसलिए है, आनंद, बहुत सही बात आप कह रहे हैं, टैकल के लिए सवाल इसलिए है, धारावी एशिया की सबसे बड़ी स्लम है जहां डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अगर कहीं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दिखाई देती है, लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के कहीं रहे, कई जगह ऐसी होती है कि एक ही वॉशरूम, एक ही टॉयलेट आपको यूज करना पड़ता है। उस धारावी ने भी मिसाल पेश की है कि एक ही कोरोना संक्रमित आता है, 2 ही कोरोना संक्रमित आते हैं। तो अब तो सरकार के सामने सवाल खड़ा होता है, जब जनता भी आपका साथ दे रही है, परीक्षा आपकी पहले भी हो चुकी थी, तो दूसरी परीक्षा के लिए तैयारी आप कर सकते थे। आप केंद्र पर तो सवाल खड़े कर देते हैं, आपकी तैयारी कितनी थी? पर्चे में तो आप भी फेल हो गए। ये बिल्कुल सही कहा आपने। जब पहली लहर कम हो गई थी, उसके बाद सरकार के पास समय था और सरकार खुद बोल रही थी कि दूसरी लहर आ सकती है। उसके बावजूद जो 4 महीने का समय मिला, उसमें कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई, एकदम रिलैक्स हो गया था प्रशासन और सरकार, एकदम सुस्त हो गई थी। उसी दरमियान अगर दूसरी लहर को सामने मद्देनजर रखते हुए अगर कुछ प्रयास किए जाते तो हो सकता है महाराष्ट्र के जो रिकॉर्ड ब्रेक आंकड़े हम देख रहे हैं ये कम हो सकते थे। बावजूद उसके आपने जो धारावी का जिक्र किया, धारावी एक में एशिया में ऐसी स्लम है, सबसे बड़ी स्लम है जिसे डेंसिटी कम है, मतलब ज्यादा है, लेकिन धारावी ने ही देश में एक पैटर्न खड़ा किया था कि कोरोना को रोका जा सकता है। कल ही धारावी के जो नेता कहे जाते हैं कांग्रेस के, एकनाथ गायकवाड़, उनका ही कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है। तो धारावी को भी सरकार टैकल नहीं कर पा रही है। मुंबई के हालात अलग है, मुंबई की ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग है। मुंबई को अगर टैकल करना है तो आप उसको महाराष्ट्र से कंपेयर नहीं कर सकते। मुंबई की जरूरतें अलग है, उस हिसाब से प्रयास होते हुए नहीं दिखाई दे रही ये ग्राउंड रियलिटी। प्रयास होते नहीं दिखाई दे रहे वाकई। और सवाल तो तभी खड़ा होता है, स्टूडेंट एक परीक्षा में फेल हो जाए समझा जा सकता है, लेकिन दूसरी परीक्षा के लिए भी वही सिलेबस है, फिर भी वो कह दे कि हम तैयारी नहीं कर पाए, तो सवाल तो खड़े होंगे कि तैयारी आखिर क्यों नहीं हुई जब आपको 1 महीने 1 साल का पूरा समय मिला। आप दंश झेल चुके थे। लौटेंगे आपके पास में। रायपुर से सतीश बोध हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सतीश, रायपुर की स्थिति वो है जैसा हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, पहली लहर में भी वो वहीं खड़ा था, दूसरी लहर में भी वो वहीं खड़ा है। 15,000 से ज्यादा मामले छत्तीसगढ़ से सामने आ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर सवाल खड़े कर देती है, लेकिन खुद में नहीं देख रही है कि छत्तीसगढ़ में हालात कितने खराब है। देखिए, आपको बता दें, अभी आज के स्थिति में, आज के डेट पे छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर नजर आ रही है। लगातार जो रिकवरी रेट है 80.18% है। रिकवरी रेट जो जिस प्रकार जो सामने आ रहा है, इससे छत्तीसगढ़ की जनता को एक राहत की सांस लेने का एक अवसर दे रही है और जो संक्रमण के जो मरीज थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आपको यही बता दें कि यहाँ पर जिस प्रकार आपने कहा राजनीति हो रही है, कांग्रेस बीजेपी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अभी कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, जो 1 तारीख से जो टीकाकरण होना है, इस पे जो कैसे टीका यहाँ छत्तीसगढ़ पहुंचेगा, इस पे उन्होंने पत्र पे लिखा है और जानने का कोशिश किया कब तक वैक्सीन छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। जिस प्रकार हमारी बात स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से हुई है, तो उनका
विदाउट कैमरे के सामने उन्होंने कहा कि जुलाई के तक वैक्सीन आने की संभावना है, लेकिन जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि 1 तारीख से 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति नजर नहीं आ रही। आपको ये बता दें कि कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप दावे कर देते हैं लेकिन उनका असर कब दिखाई देगा। आलोक मालवीय हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। आलोक, ऑक्सीजन को लेकर कहा गया कि सबसे बड़ा प्लांट अब प्रयागराज में सेटअप करने सरकार जा रही है। जब अब आंखें खुली है, क्योंकि अब स्थिति बिगड़ने लगी है, तो आपको किसी तरीके से कवर तो करना होगा, प्रशासन को भी कवर करना होगा, लेकिन स्थिति तो नहीं बदली है। आज भी अस्पतालों में तो बदहाली वही है। कितने बेड्स मिल पा रहे हैं? बच्चे बाहर जान गंवा देते हैं, बूढ़े बाहर जान गंवा रहे हैं। आप तो स्थिति वहीं पर खड़े हुए हैं, अभी भी हालात तो आज भी वहीं पर ऐसे के ऐसे ही है। ये सपना देखिए, संगम नगरी प्रयागराज का जो प्रशासन है वो लगातार लाख दावे कर रहा है कि हम बेहतर इनको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं। संगम नगरी प्रयागराज में एक सरस्वती हाईटेक सिटी बनाने की योजना थी। इस हाईटेक सिटी के अंदर 400 वर्ग मीटर के एरिया में बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है, जिसमें काफी बड़ी संख्या में ऑक्सीजन गैस का उत्पादन होगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उद्घाटन कराने की योजना बनाई जा रही है। इसके उद्घाटन करने के साथ ही संगम नगरी प्रयागराज में ऑक्सीजन की किल्लत को कम होने की बात कही जा रही है, लेकिन उसमें अभी काफी समय लगेगा। बातें कहने में और बातें कंप्लीट होने में फर्क होता है, और इसी मात्रा के फर्क को प्रशासन शायद नहीं समझ पा रहा है और नई चीजें ठीक हो पा रही हैं। हालात तो वही हैं, लोग अभी भी जान गंवा रहे हैं, चीजें पहले नहीं ठीक की गई, नतीजा आज दिखाई दे रहा है। आप चारों हमारे साथ में बने रहिए, लौटेंगे आपके पास में, ताजा सूरत हाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लगातार हमारी नजर बनी हुई है क्योंकि स्थिति दावों से अलग है। तो वादे और दावों के बीच में कितनी हकीकत है सच्चाई को लेकर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे बने हुए हैं सभी। लखनऊ चलते हैं, सबसे पहले नीलेश का रुख करते हैं, क्योंकि लखनऊ के हालात हम बार बार कह रहे हैं, हालात सबसे ज्यादा खराब है। नीलेश, तो अब हम देख रहे हैं कि चीजें सुधरने लगी हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में और बेहतर चीजें हमें दिखाई देंगी। और अब जो हम आंधी देख रहे हैं, जो सुनामी देख रहे हैं कोरोना की, वो थोड़ी सी थमेगी जरूर, क्योंकि आज उम्मीद की किरण जागी है आंकड़े को देखने के बाद। देखिए, बिल्कुल अगर हम राजधानी की बात करें तो पिछले एक सप्ताह से राजधानी पूरी तरीके से रो रही थी। राजधानी के लोग परेशान थे, राजधानी के लोग ये कह रहे थे कि कब ये लगातार जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं वो कम होंगे। लेकिन पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 24 घंटे में जो आंकड़े कम हुए हैं उससे कहीं ना कहीं राजधानी वासियों को काफी राहत मिली है। उसके अलावा बात करें जिला प्रशासन की, तो मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद जिला प्रशासन भी जागा है और लगातार जो दवाइयों की कालाबाजारी हो रही थी उसको लेकर छापेमारी शुरू की गई है। कई जगहों से लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास से ऑक्सीजन के सिलेंडर बरामद किए गए हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, उसके अलावा और तमाम जीवन रक्षक दवाइयां बरामद की गई हैं। ऐसे लोगों के ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई करके जेल भेजने का भी काम लखनऊ की पुलिस कमिश्नरेट ने किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से 24 घंटे में आंकड़े गिरे हैं, क्या जिला प्रशासन उन आंकड़ों को ऐसे ही मजबूती के साथ कम करता रहेगा? क्या ऐसे ही जो सीएम के निर्देश हैं उनका जिस तरीके से 24 घंटे में पालन हुआ है वो करता रहेगा? अगर ऐसा हो जाता है राजधानी में, तो राजधानी जिस चीज़ के लिए जानी जाती थी कि राजधानी में घूमने के लिए, लखनऊ नगरी देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, वो कहीं ना कहीं रफ्तार थम सी गई है। बाहर से लोग नहीं आ रहे हैं, वो एक बार फिर से शुरू की जा सके। उसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। आज छावनी परिसर में 150 बेडों का कोविड अस्पताल शुरू कर दिया गया है, जिसमें वेंटिलेटर बेड हैं, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा उपलब्ध है, ऑक्सीजन वाले सारे बेड बनाए गए हैं। उसके अलावा डीआरडीओ की तरफ से 500 बेडों का एक अस्पताल अवध शिल्पग्राम में तैयार किया जा रहा है। उसकी शुरुआत की बात करें तो आगामी 48 घंटे में उसको भी शुरू कर दिया जाएगा। सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये 500 बेडों का अस्पताल बनाया जा रहा है उसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ वेंटिलेटर बेडों की संख्या 150 है। उसके अलावा जो 350 शेष बचे बेड हैं वो भी ऑक्सीजन से लैस रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जब 500 बेड राजधानी के लोगों को मिल जाएंगे तो उससे काफी राहत मिलने वाली है। उसके अलावा अगर हम एसजीपीजीआई की बात करें तो एक छोटा सा अपडेट आप दे दें, डीआरडीओ का जो अस्पताल अस्थायी बनकर तैयार होने वाला था, कब तक उसका पूरा काम हो जाएगा? क्योंकि उससे बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है निश्चित तौर पर। देखिए, डीआरडीओ की तरफ से जो अस्पताल बनाया जा रहा था उसकी तैयारियां एकदम अंतिम चरण में है। आगामी 48 घंटे में जनता के लिए उसको खोल दिया जाएगा। जनता वहां पर भर्ती हो सकेगी, जो कोरोना संक्रमित मरीज है उनको वहां पर इलाज मिलना
शुरू हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं राजधानी वासियों के लिए एक बहुत राहत भरी खबर है, क्योंकि राजधानी में लगातार वेंटिलेटर बेडों की कमी थी। ऐसे में अगर एक साथ एक अस्पताल में 150 वेंटिलेटर बेडों की सुविधा शुरू की जाएगी तो कहीं ना कहीं जो गंभीर मरीज हैं उनको बेहतर इलाज मिलेगा और उनकी जान बचाई जा सकेगी। क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह भरोसा दिलाया था कि डीआरडीओ की तरफ से उत्तर प्रदेश में 1000 बेडों की व्यवस्था की जाएगी, जिसके तहत ये 500 बेडों का अस्पताल आगामी 48 घंटों में शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें 500 बेड रहेंगे, जिसमें 150 वेंटिलेटर रहेंगे और 350 बेड जो रहेंगे वो ऑक्सीजन से लैस रहेंगे। उसके अलावा छावनी परिसर में भी आज एक अस्पताल को शुरू कर दिया गया, जिसमें बेडों की संख्या की अगर हम बात करें तो 150 है। उसके अलावा बलरामपुर चलिए, हम उम्मीद करते हैं नीलेश की वाकई स्थिति सुधरे और बहुत जल्द सुधरे। सरकार के प्रयास जो हम देख रहे हैं उसकी तरफ से किए जा रहे हैं वो सफल साबित हो, जिसमें जनता की भागीदारी भी उतनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बुलंदशहर से खबर आपको बताते हैं, कोरोना ने यहाँ पर एक और जिंदगी छीन ली है और डिबाई के पूर्व ब्लॉक प्रमुख पंडित मनोज शर्मा का निधन हुआ है। डिबाई ब्लॉक के थाना रामघाट के कुड़ेनी की ये पूरी घटना है। कासगंज के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। निजी जीवन में मनोज शर्मा ने लोगों को काफी मदद की थी। तो बुलंदशहर से खबर, कोरोना ने एक और जान छीन ली है कि ऐसी जिंदगी एक ऐसे शख्स को हम सबके बीच से उन्होंने छीन लिया है जो कि मुश्किल वक्त में सभी की मदद करते रहे हैं। कासगंज के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है।